नमस्कार। आज हम एक काफ़ी पेचीदा मसले पर बात कर रहे हैं। भारत में एक रजिस्टर्ड वसीयत, उसे कानूनी तौर पर चुनौती कैसे दी जा सकती है या दी जा सकती है भी या नहीं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कानूनी विश्लेषण है, एफएक्यूज भी हैं। और एक खास स्थिति है जिस पर हम ध्यान देंगे। एक 80 साल के पिता हैं, उन्होंने अपनी पट्टे की ज़मीन अपनी बेटी के नाम कर दी, एक रजिस्टर्ड वसीयत के ज़रिए। और अब जो बाकी कानूनी वारिस हैं, मतलब मान लीजिए श्रोता और उनकी बहनें, वो इसे चुनौती देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या निकल कर आता है। क्या ये मुमकिन है? अगर हाँ, तो कैसे, क्या तरीका है? हमारे पास easylegal.in, indianqanun.org, लेक्सोलॉजी, बार एंड बेंच जैसे साइट्स के हवाले हैं। और हाँ, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इनका भी जिक्र है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक रजिस्टर्ड वसीयत को भी चुनौती दे सकते हैं? मतलब पंजीकरण के बाद भी? जी बिल्कुल। ये एक आम धारणा है कि रजिस्ट्रेशन हो गया तो बस सब पक्का हो गया, पर ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि चुनौती दी जा सकती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ये अधिकार देता है। अधिकार किसको? उन लोगों को जिनको संपत्ति में कोई कानूनी हित है या जो कानूनी वारिस हैं, जैसे बच्चे, माता पिता, भाई बहन। तो आपके उदाहरण में अगर श्रोता और उनकी बहनें कानूनी वारिस हैं और उन्हें वसीयत से बाहर रखा गया है, तो वो बिल्कुल केस कर सकते हैं। बस ये है कि आपके पास ठोस कानूनी आधार होने चाहिए और सबूत। अच्छा, ठोस आधार। तो वो क्या हो सकते हैं, खासकर इस मामले में जहां पिता की उम्र 80 साल बताई गई है? देखिए, सबसे पहला और काफी आम आधार होता है मानसिक क्षमता की कमी। लैक ऑफ टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी कहते हैं इसे। मतलब ये साबित करना कि वसीयत बनाते समय क्या वो पिता 80 साल की उम्र में वाकई ये समझने की हालत में थे कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो अपनी संपत्ति किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। उम्र के साथ आप जानते हैं डिमेंशिया या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 इसी के बारे में है। और इसे साबित करने के लिए फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स, डॉक्टर की गवाही, दूसरे गवाह, ये सब बहुत जरूरी हो जाते हैं। और मान लीजिए वो मानसिक रूप से तो ठीक थे, पर शायद उन पर कोई दबाव था, बेटी का या किसी और का। हाँ, ये दूसरा बहुत अहम आधार है। इसे कहते हैं अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये धारा 61 में आता है। अगर ये शक हो कि बेटी ने या किसी और ने पिता पर दबाव डाला, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर वसीयत लिखवाई, खासकर अगर जैसे बेटी ही उनकी देखभाल कर रही थी, तो अदालत इस नजरिए से भी देखती है कि कहीं उस स्थिति का, उस निर्भरता का गलत फायदा तो नहीं उठाया गया। ये साबित करना तो वाकई काफी मुश्किल लगता होगा, बहुत व्यक्तिपरक सा है। हाँ, मुश्किल तो होता है। सबूत जुटाना इसमें चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम संदिग्ध परिस्थितियां कह सकते हैं, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। इसमें कई चीजें आ सकती हैं, जैसे जो बाकी स्वाभाविक वारिस हैं उन्हें बिना किसी साफ वजह के जायदाद से बेदखल कर देना, क्यों किया? या फिर जिस व्यक्ति को फायदा हो रहा है, जैसे यहाँ बेटी, वो वसीयत बनवाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हो, खुद ही सब कुछ देख रही हो। या फिर जो गवाह हैं वसीयत पर, उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल हो। धारा 63 गवाहों के बारे में है। अच्छा, गवाहों का भी मुद्दा है। जी, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार जोर दिया है। जैसे एक पुराना केस है एच वेंकटचला अयंगार का, या हाल के भी कई हैं। कोर्ट कहता है कि अगर वसीयत पर शक है तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो वसीयत पेश कर रहा है कि वो सारे शक दूर करे। और अभी 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये साफ किया कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेने से वसीयत सवालों से परे नहीं हो जाती। वो अपने आप में वैधता का सबूत नहीं है। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब रजिस्ट्रेशन वाली गलतफहमी दूर होनी चाहिए। क्या इनके अलावा भी कोई वजह हो सकती है चुनौती देने की? धारा 63 या फिर जालसाजी का मामला हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पिता ने बाद में उस वसीयत को रद्द कर दिया हो या कोई नई वसीयत बना दी हो। एक स्रोत में तो मैंने देखा करीब 50 अलग-अलग संभावित आधारों की लिस्ट थी। पर हाँ, मुख्य तौर पर मानसिक क्षमता, अनुचित प्रभाव और संदिग्ध परिस्थितियां, यही ज्यादातर मामलों में सामने आते हैं।
समझ गया। तो अगर किसी को लगता है कि उनके पास इनमें से कोई आधार है, तो उन्हें करना क्या चाहिए? मतलब प्रक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम तो ये है कि किसी अनुभवी वकील से सलाह ले। ऐसा वकील जिसे उत्तराधिकार के कानूनों की अच्छी समझ हो। वो आपके केस को देखकर बता सकेंगे कि मामला बनता भी है या नहीं। अगर लगता है कि हाँ, आधार है, तो फिर संपत्ति की कीमत के हिसाब से सही अदालत में, मतलब जिला कोर्ट या हाई कोर्ट में, एक सिविल मुकदमा दायर करना होता है। और फिर शुरू होती है असली लड़ाई। सबूत इकट्ठा करना, अपने दावे के पक्ष में सारे सबूत पेश करना, मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, जो कुछ भी हो। और अगर वसीयत का प्रोवेट हो चुका हो तब? मेरा मतलब है, अगर कोर्ट ने उसे पहले ही एक तरह से प्रमाणित कर दिया हो। हाँ, प्रोबेट मिलने के बाद चुनौती देना थोड़ा और मुश्किल जरूर हो जाता है, क्योंकि प्रोबेट का मतलब है कि अदालत ने पहली नज़र में वसीयत को सही माना है। लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपके पास बहुत ही ठोस सबूत हैं, धोखाधड़ी या जालसाजी के, तो प्रोबेट मिलने के बाद भी उसे चुनौती दी जा सकती है या रद्द करवाया जा सकता है। लेकिन हाँ, सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो चुनौती देने वाले पर ही रहता है। ये साबित करना कि वसीयत सही नहीं थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 भी यहाँ काम आती है, जो कहती है कि वसीयत साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह को पेश करना पड़ सकता है, अगर वो जिंदा और सक्षम हो। एक चीज और थी उस केस में, जमीन पट्टे बढ़ती, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, पट्टे की संपत्ति भी वसीयत की जा सकती है, लेकिन उस पट्टे यानी लीज डीड की अपनी शर्तें होती हैं। ये देखना होगा कि क्या उस पट्टे में संपत्ति को आगे ट्रांसफर करने पर कोई रोक तो नहीं है। अगर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो एक अलग कानूनी मुद्दा बन सकता है। पर जहां तक वसीयत को चुनौती देने की बात है, उसका मुख्य आधार वसीयत बनाने की प्रक्रिया, वसीयत करने वाले की मानसिक स्थिति, उन पर कोई दबाव था या नहीं, यही सब रहेगा। पट्टे की शर्तें एक अतिरिक्त पहलू हो सकती हैं, पर मुख्य चुनौती वसीयत की वैधता पर ही होगी। ठीक है, तो अगर हम सारी बातों को समेटें, तो मुख्य टेकअवेज क्या हैं? यही कि हाँ, एक रजिस्टर्ड वसीयत को भी चुनौती देना मुमकिन है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ठोस कानूनी आधार चाहिए, जैसे हमने बात की मानसिक क्षमता की कमी, अनुचित दबाव या कुछ संदिग्ध परिस्थितियां। और इन आरोपों को साबित करने के लिए बहुत मजबूत सबूत चाहिए होंगे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेना ही वसीयत को सही साबित नहीं कर देता। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर केस अपने आप में अलग होता है। परिस्थितियां अलग होती हैं, सबूत अलग होते हैं, और कानून की प्रक्रिया, जैसा हमने देखा, काफ़ी जटिल हो सकती है। सबूत का सारा भार चुनौती देने वाले पे होता है। इसलिए मैं फिर कहूंगी, कोई भी कदम उठाने से पहले एक अच्छे वकील से पेशेवर कानूनी सलाह लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है। चलिए, इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब मामला परिवार के अंदर का हो, जब भाई बहन या बच्चे ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों और भावनाएं भी जुड़ी हों, तब ये तय करना कि वसीयत करने वाले की असली इच्छा क्या थी, ये कितना मुश्किल, कितना व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।